आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया। प्रत्येक सोमवार को जिले में जनदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जनदर्शन का आयोजन जो है प्रत्येक सोमवार को किया जा रहा है। आज भी जो है जनदर्शन के तहत जनता की शिकायतों को सुनी गई और इसको तुरंत निराकरण करने का जो है उद्देश्य रखा गया है, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके और जनता और पुलिस के बीच संबंध भी और भी सुदृढ़ हो सके और अपराधों में नियंत्रण आ सके। सर, जनदर्शन को लेकर के जनता के बीच में क्या उत्साह है और क्या रुझान दिखने को मिल रहा है? अच्छा है, जो मैंने पिछले बार भी देखा जनदर्शन को लेकर के जो है पुलिस के पास विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं वो लोग आए। आज भी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यमों से ये बात प्रसारित होने पे लोग सोमवार को आ रहे हैं और जो है अपनी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। वैसे तो हम जो है प्रत्येक दिवस जो है लोगों की बैठ कर के शिकायत हम जो है ऑफिस में सुनते हैं, फिर भी जनदर्शन के दिन विशेष रूप से हम इस ऑफिस के बाहर हमने जो है पोस्ट में जो है ही बैठ कर के जन शिकायत को लोगों की सुनते हैं और उसके निराकरण के लिए तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है और चर्चा करके उनको जो है निराकरण हेतु, जिससे उस अगले जनदर्शन से पहले ही उसकी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित हो सके, यह निर्देशित एडिशनल एसपी को किया गया है। तो क्या आगे कब तक ये जनदर्शन चलते रहेगा? ये जनदर्शन लगातार जारी रहेगा। एक अच्छी पहल है ये जो है, जिसमें जनता और पुलिस के बीच मधुर संबंध भी स्थापित होंगे, साथ ही जो एक पारदर्शिता आएगी, विश्वास बढ़ेगा और लोगों को जो है पुलिस अधीक्षक को भी जनता की शिकायतों को सुनने का एक जो है सीधे तौर पे जो है मौका मिलता है। ये बहुत अच्छा पहल है। जनदर्शन में कितने आवेदन प्राप्त हुए और क्या इसमें आज 5 शिकायतें जो है प्राप्त हुई है। सामान्य प्रकार की शिकायतें हैं इनको लेकर के भी, फिर भी जो भी शिकायतें जो है यहाँ पे प्राप्त हो रही है उसको उस हफ्ते के निराकरित करने की जो है भरपूर कोशिश। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में राज्य शासन के निर्देश पर लगाए जा रहे प्रत्येक सोमवार को जनदर्शन में मिल रहे शिकायतों पर की जा रही है पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित निराकरण। आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के द्वारा अपने कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जा रहा है। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित किया जा रहा है। जनदर्शन में आम जनता अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सीधा पुलिस अधीक्षक के सामने जनदर्शन में उपस्थित हो रही है, जिसका निराकरण भी पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल किया जा रहा है। वहीं थाना क्षेत्रों के मामले का निराकरण संबंधित थाना क्षेत्रों को भेजकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सप्ताह के अंत तक कराए जा रहे हैं। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण सप्ताह के अंत तक हो सके, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया है। जनदर्शन कार्यक्रम के पीछे सरकार की मंशा है कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके, जिससे उद्देश्य के तहत छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसके परिपालन में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के द्वारा स्वयं जनदर्शन में उपस्थित होकर जनता की समस्या सुनते नजर आ रहे हैं। जनदर्शन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन प्रशांत कतलम, एसडीओपी बलरामपुर सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। बाराद्वार में कुछ ओवरलोड गाड़ियाँ, कुछ बिना ओवरलोड गाड़ियाँ रोका गया था। जिन गाड़ियों में ओवरलोड था उन गाड़ियों की कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा किया गया है और जिन गाड़ियों में ओवरलोड नहीं था उन गाड़ियों को यातायात नियम के उल्लंघन के विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई किया गया है। तो कितने गाड़ी पकड़ी गई? अब कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का संपूर्ण होने के बाद जो है एक जगह बताया जाएगा कितनी गाड़ी पकड़ी गई है, कितनी गाड़ी कार्रवाई की गई है। आज की घटनाक्रम के बारे में बताइए। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने कर रहे हैं। मानस रामायण मंडली के कार्यक्रम विजय भात महल के कार्यक्रम से लौट के लगभग 1:30 बजे मैं घर की ओर लौट रहा था तो बाराद्वार के पास ओवरटेक किया मुझसे और वहीं पर गाड़ियां सभी खड़ी हुई और जितनी गाड़ियां में ओवरलोडिंग गाड़ियां थी, सारे लगभग 30 गाड़ियां थी, उसमें कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर महोदय जी ने
एक सप्ताह पहले फरमान जारी किया था, ओवरलोडिंग की गाड़ियां नहीं चलना चाहिए। फिर भी यहाँ के कुछ उद्योगपति, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ गुंडा तत्व के लोग ओवरलोडिंग करा के मनमानी मनमौजी कर रहे हैं, जिसकी कार्रवाई करने के लिए मैं तत्काल कलेक्टर महोदय को 1:30 बजे के रात के आसपास मैंने अवगत कराया। उन्होंने तत्काल वहाँ से डीएसपी ट्रैफिक मित्तल जी को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल हमारे यहाँ के टीआई साहब कैवर्त जी को भेजा गया और साथ में वहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। और वहाँ पर जितने लोग थे, असामाजिक तत्व थे, जान से मारने की धमकी मुझको दिया गया और कार्रवाई ना करें, दबाव बनाते रहे। मुझे किसी भी प्रकार के खरीद फरोख्त करने का ही प्रयास किया गया, लेकिन मैं अडिग रहा। किसी भी तरह से धूल धक्कड़ अलग हो रही है, सड़कें पूरा बर्बाद हो रही है, लोग परेशान हैं। लगातार हम लोग को ज्ञापन दिया जा रहा है। अवैध कारोबार और अवैध भंडारण भी कई जगह वहाँ पर देखने को मिलेगा और डोलोमाइट का जोरदार गोरख धंधा बाराद्वार के अंतर्गत अवैध रूप से उत्खनन भी हो रही है। कार्रवाई करने के लिए मैं लगातार अवगत कराता रहा और इस संदर्भ में मैंने आज एसपी साहब को, सारे विभाग के बड़े अधिकारी को मैंने अपना रिपोर्ट दर्ज भी कराई है और तत्काल कार्रवाई करने के लिए मैं दिशा निर्देश किया। लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस फोर्स के साथ साथ आरटीओ और से लेकर जितने माइनिंग डिपार्टमेंट के और ट्रैफिक के कर्मचारी स्टाफ आके कार्रवाई किए हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जिससे आक्रोश में आकर वहाँ हमारे यहाँ के मनोज बंसल और मनमोहन, मोनू एवं अन्य साथियों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया है, जिसका मैं तीव्र विरोध करता हूं और ऐसे असामाजिक तत्वों को तत्काल एफआईआर दर्ज हो। जिन लोग ट्रांसपोर्टर बन के दादागिरी और छत्तीसगढ़ के दूषित वातावरण को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ऊपर को एफआईआर दर्ज हो और अभी तत्काल मैं एसपी महोदय के पास जा रहा हूँ, गिरफ्तारी हो और इन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर के निर्देश पर जांजगीर चांपा जिले में ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। आज बाराद्वार के धनेली बाराद्वार मार्ग में खनिज विभाग एवं बाराद्वार पुलिस के टीम के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर डोलोमाइट ओवरलोडिंग 5 वाहनों पर कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा जिले में डोलोमाइट का लगातार ओवरलोडिंग कर परिवहन कर रहे हैं, जिससे धनेली से जयजयपुर चौक बाराद्वार के रोड गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। धूल से आम नागरिक काफी परेशान है। ओवरलोड की शिकायत लेकर जनप्रतिनिधि और स्थानीय निवासियों द्वारा जांजगीर कलेक्ट्रेट से किया गया है। आज कलेक्टर के निर्देश पर यातायात पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोडिंग 5 हाईवा को जब्त किया है। निशित तिवारी की रिपोर्ट, जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से। हाँ, क्या है, मेरे को जो तौल कांटा मिलते गया है उसमें तौल कांटा चेक किया हूँ तो 5 गाड़ी ओवरलोड मिला है, जिसका कार्रवाई किया जा करके पुलिस थाना बाराद्वार में खड़ा किया गया है। और कुछ जानकारी पीछे में जो डंप हुआ है सर अवैध भंडारण से? नहीं, इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं। मैं तो सुबह आया हूँ यहाँ पर, है ना। कितनी गाड़ी पकड़ी है? 5 गाड़ी ओवरलोड है। गाड़ी तो बहुत सारी थी, जिसमें तौल कांटा होते गया है। तौल कांटा होकर मेरे पास जो आया है उसमें से 5 गाड़ी ओवरलोड निकला है, जिसमें कार्रवाई किया हूँ और कार्रवाई करके थाना में गाड़ी को जब्त कर दिया। महाराष्ट्र में हो रही हिंसा और आगजनी की घटना पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने के जरिए हिंदुत्व पर बड़ी बात कही है। शिवसेना ने सामना के जरिए आरोप लगाया है कि कुछ ताकतें महाराष्ट्र में रजा अकादमी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। सामना के जरिए शिवसेना ने सवाल पूछा है कि त्रिपुरा में हुई हिंसा का असर महाराष्ट्र में क्यों दिखाई पड़ रहा है। मौलवियों के कंधे पर कौन बंदूक रखकर चलाना चाह रहा है। शिवसेना ने कहा कि त्रिपुरा के धमाकों की आवाज़ महाराष्ट्र में क्यों सुनाई दे रही है। रजा अकादमी आदि संगठन किसी भी तरह से मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में मुसलमानों के संदर्भ में कहीं भी कोई भी शोर होता है तो ये लोग मुंबई महाराष्ट्र में छाती पीटते हैं। उन्होंने कहा कि कोई तो इनके पीछे है जो उन्हें ताकत दे रहा है। इन लोगों के पीछे से बल कौन देता है, इसका पता अमरावती के दंगे के बाद साफ हो गया है। अब त्रिपुरा प्रकरण को लेकर महाराष्ट्र में रजा अकादमी की बांगबाजी शुरू है। रजा अकादमी में महाराष्ट्र इस तरह से हिंसा और दंगे फैलाने का दम नहीं ले रहा है। ये जानना भी जरूरी है कि रजा अकादमी को आगे और कौन महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सर बताएंगे कि आज यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में हथखोज में यहाँ पे एक पार्षद की हत्या हुई है सर, क्या है पूरा मामला सर? ये ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर हथखोज वार्ड नंबर 2 के पार्षद सूरज बंसोड़ की बॉडी मिली थी घायल अवस्था में और उनके परिजनों ने उनको बीएम शाह
हॉस्पिटल सुपेला लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने कुछ देर बाद मृत घोषित किया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए टीम लगी हुई है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम हमारे यहाँ पर घटनास्थल पर है और पीएम रिपोर्ट के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किंतु संदेह ऐसा है हमको, जो घटनास्थल है, जो चीज़ें हैं, कि ये एक्सीडेंटल ना होकर मर्डर का मामला हो सकता है और अभी भी हम प्राथमिक स्टेज पर हैं इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस नेता और पार्षद सूरज बंछोर की हत्या, घर के पास ही हुआ जानलेवा हमला। भिलाई सोमवार की देर रात को हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। नगर निगम के हाथखोज क्षेत्र में घर के पास ही सूरज बंछोर पर हमला कर दिया गया। हमले में कांग्रेस नेता को गंभीर चोटें लगी। आनन फानन में आसपास के लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पार्षद सूरज बंछोर के छोटे भाई मुकेश बंछोर ने बताया कि घर के पास ही तालाब के किनारे सूरज रोज ही बैठने जाते थे। सोमवार की शाम को भी वहां गए थे। तालाब घर से महज 150 मीटर की दूरी पर ही है। राजनीतिक रूप से मनमुटाव का पता नहीं, लेकिन किसी से उनका कोई गंभीर विवाद नहीं हुआ था। ऐसे में उन पर हमले के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा है। देर रात परिवार वाले सूरज को लेकर भिलाई के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार हथखोज में ही किया गया। भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में होना है चुनाव। भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होने हैं। सूरज बंछोर पिछले चुनाव में वार्ड 2 से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद चुने गए थे। इस बार भी वो चुनाव की तैयारी कर दिए थे। घटना की सूचना के बाद देर रात ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। घटना स्थल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसे में ये वारदात पर सुरक्षा इंतजाम पर भी सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा जिला कार्यालय अयोध्या पर हुई सेक्टर प्रभारी, सेक्टर आयोजक एवं बूथ अध्यक्षों की बैठक। भारतीय जनता पार्टी के करियप्पा मंडल के समस्त सेक्टर प्रभारी, सेक्टर आयोजक, बूथ अध्यक्षों एवं मोर्चाओं की बैठक जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी पर संपन्न हुई। इस बैठक में 2022 के चुनाव के संबंध में चर्चाएं हुई। इस चुनाव को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जीत के लिए पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश, जिसमें अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों को बढ़ाने के लिए दिया गया निर्देश। वोटरों की संख्या बढ़ाने एवं मृतक लोगों के नाम कटवाने आदि के लिए दिया गया निर्देश। कहा करते थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता है और हर नेता कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता और नेता के बीच हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं। स्थिति की वजह से थोड़ा सा दुश्वारियां आ रही हैं और हमारा सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर ध्यान दें और हम सभी लोगों के आपस के छोटे बड़े भाई ही हैं और ये अनुरोध है कि उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। इसी तरह बूथ प्रमुख जो नहीं आए हैं उनको बताने का काम कौन करेगा? मान लीजिए संयोजक भी नहीं, एक बूथ एक शक्ति केंद्र तो ऐसा है जिसके न संयोजक है न प्रभारी है। कौन सा नाका हनुमानगढ़ी? तो अब बताइए, और जितने 8 बूथ हैं, जो मतदाता या तो किसी वजह से जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो कहीं ट्रांसफर हो चुके हैं या कहीं अन्यत्र पोस्टिंग पे बाहर चले गए हैं, उनके आप नाम कटवाने की कोशिश कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। जो मतदाताओं को जोड़ने में कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो 18 वर्ष की उम्र को पा चुके हैं और आप लोगों के सामने हैं, उन लोगों के नाम का जुड़वाने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कुछ ऐसा भी है कि ऐसे लोगों के नाम कटवाए जा सकते हैं जिनको आप संदिग्ध समझते हैं और आपके उपयोग के वो नहीं हैं,
ये एक गुप्त विषय है, परंतु ऐसा भी काम किया जा सकता है कुछ लोगों को हटवाने का। सरकारी बीएलओ है उसके साथ में अपना बीएलओ लग जाए और की जानकारी हासिल करें, और जिसको आप समझते हो कि ये भाजपा को मत नहीं देगा,